नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम हो जाएगा वर्जीलियस की परिकल्पना या तत्वों के प्रतीक। तो कौन से तत्व का क्या प्रतीक होता है हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस किए थे और ये एग्ज़ाम के हेल्पफुल से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पे ही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में और कई रेलवे के एग्जाम में यहाँ से पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 127 नंबर कि निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर शामिल होते हैं। तो ये आपका तत्व हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, लोहा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस तत्व के लिए प्रतीक के दो अक्षर शामिल होते हैं। तो ये होता है आपका लोहा। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करके चलेंगे। तो जैसे आपके एक तरफ तत्व और उनके प्रतीक दिए गए हैं। जैसे हम लोग बात करें कार्बन तो इसका प्रतीक होता है सी, आयोडीन का होता है आई और लोहा ये होता है आपका एफ ई और फ्लोरीन का होता है एफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंगल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी सिंगल लिखा हुआ है, ये भी सिंगल है, लेकिन आपका इसमें आपके दो प्रतीक दिए गए हैं तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी तभी करेक्ट होगा था। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। तो ये वैज्ञानिक आपके थे वर्जीलियस, इन्होंने ही दिया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसके आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि 1811 ईस्वी में वर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण एवं संकेत सूत्रों की पद्धति प्रचलित की थी और 1812 ईस्वी में उन्होंने विद्युत रासायनिक सिद्धांत जिसे कहते हैं द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादित किया था और इसके अनुसार प्रत्येक लवण या यौगिक के दो भाग होते हैं, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, अथवा एक अम्लीय और एक क्षारीय होता है। और वर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्धारण तत्व के नाम के आगे के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है जो कि आपके निम्नलिखित हो जाएंगे। तो एक तरफ आपके तत्व दिए गए हैं और परमाणु संख्या उनकी और उनके यहाँ पे संकेतित चिन्ह या उनसे किससे लिखते हैं। जैसे हम लोग बात करें, पहला आपका हो जाएगा सीरियम जिसकी परमाणु संख्या आपकी होती है 58। इसको हम लोग संकेत करते हैं एस से, सॉरी यहाँ पे सी और ई से। जैसे अगला हो जाएगा आपका थोरियम, इसकी परमाणु संख्या होती है 90 और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी एच से। अगला आपका हो जाएगा सिलिकॉन जिसकी परमाणु संख्या होती है 14 और इसका संकेतिक चिन्ह हो जाएगा एस आई। और अगला आपका फोर्थ नंबर हो जाएगा टाइटेनियम जिसकी परमाणु संख्या होती है 22 और इसका संकेतक चिन्ह ये होता है टी आई। तो इसी प्रकार आपके परमाणु संख्या और संकेत हम लोग आगे भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में डिस्कस करते रहेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने या किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि प्रतीकों के तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर भी इसको डिस्कस किए थे। ये आपके वैज्ञानिक हो जाएंगे वर्जीलियस, तो इन्होंने ही ये दिया था। तो रेलवे के द्वारा ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आगे देखने को मिलेंगे। और अभी जो एग्जाम हुए थे रेलवे के तो वहाँ पे यही क्वेश्चन आपके डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी की क्लासें 79 क्लासें हम लोगों ने की थी, तो वो भी आपके हेल्पफुल वीडियो हैं, तो उनको भी जाके आप देख सकते हैं। उनकी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है, तो एक एक या दो दो करके आप देख सकते हैं। वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि जॉन्स जैकब वर्जीलियस, इनका पूरा नाम यही हो जाएगा। और यह एक रसायनज्ञ थे जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में और दूसरे अक्षर को सदैव छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में बात करें कि आपका होता है एल्युमिनियम जिसके दो आपके अक्षर हो जाएंगे ए एल, तो यहाँ पे पहले को बड़े से और दूसरे को यहाँ पे छोटे से लिखा गया। अगला हो जाएगा कोबाल्ट, तो यहाँ पे पहले सी को बड़ा और ओ को यहाँ पे छोटा लिखा गया। वहीं आपका हो जाएगा जिंक। तो इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है।
तो ये वैज्ञानिक थे आपके वर्जीलियस। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। तो ये होता है आपका, जैसे तांबा की बात करें ये होता है Cu, फ्लोरीन की बात करें ये होता है Fl, कैल्शियम ये होता है Ca, लेकिन आपका कार्बन ये होता है सिर्फ C। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे हो जाएंगे। तांबा का होता है Cu, कार्बन का होता है C और फ्लोरीन का होता है Cl। सॉरी यहाँ पे क्लोरीन दिया गया था, हम लोग फ्लोरीन पढ़ गए थे, लेकिन आपका फ्लोरीन का भी होता है F और L। तो ये आपका फ्लोरीन का होता है और क्लोरीन का होता है Cl। कैल्शियम का होता है Ca। तो यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा, कार्बन अलग हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दिया गया प्रतीक किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे जो ये चित्र दिया गया है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है आपका हाइड्रोजन का। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो दिया गया चित्र, दिया गया प्रतीक ये हाइड्रोजन तत्व का रासायनिक प्रतीक है और यह आवर्त सारणी का यह पहला तत्व भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी कि रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा किस में लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, ये हमेशा लिखा जाता है बड़े अक्षर से। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई में 2019 में एग्जाम हुआ था, वहाँ पे ये पूछा गया था। तो इसीलिए ये आपका किसमें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनमें। तो इसीलिए एक क्वेश्चन से रिलेटेड उसके जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको हम इसीलिए डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि आपके फैक्ट से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ेंगे हम लोग एक नए चैप्टर की ओर। तो उस चैप्टर से कुछ इस प्रकार आपके पूछे ही जाते हैं। तो देखिए यही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्टली और विद ऑप्शन यही घूमते फिरते रहते हैं। अब अगला हमारा चैप्टर हो जाएगा धातु, अधातु और उपधातु। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। यहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे पहला क्वेश्चन 134 नंबर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो कौन सा हो जाएगा, ये है आपका Ge। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो Ge को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मेनियम, ये आपको याद रखना है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि समूह 14 तत्व जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन समूह और समूह के तत्व समूह भी कहा जाता है। और आवर्त सारणी में तत्वों का एक समूह है, प्रत्येक तत्व के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल कार्बन की ही ऋणायन बनाता है, जिसमें जर्मेनियम जिसे कहते हैं Ge एक यह उपधातु है। सीसा समूह ये 14 का एकमात्र तत्व है जो सभी परिस्थितियों में संरचना और गुणों दोनों में धात्विक होता है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही आपको ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा, जो कि आपको बताना है कि अर्ध धातुएं वो होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये होती है आपकी अर्ध धातु। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं ये आपका लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे के द्वारा ही। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपकी अर्ध धातुएं होती हैं। इन्हें हम लोग अर्धचालक या सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और क्योंकि इनमें धातुओं या अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो इनमें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व होते हैं। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं, जैसे आपके हो जाएंगे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। तो ये हो जाएगा आपका एंटीमनी। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो उपधातु वो तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। और उपधातुओं की कुल संख्या आपकी होती है 7। कौन कौन सी है इसे नोट डाउन कर लेना। जैसे हो जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलेरियम, और अगला हो जाएगा लास्ट पोलोनियम। तो ये आपके 7 होते हैं ये उपधातु, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जर्मेनियम, जिसे हम लोग Ge से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जर्मेनियम का तत्व आपका हो जाएगा Ge, प्रतीक आपका हो जाएगा, ये आपका ना तो धातु है और ना ही अधातु है। और अर्थात यह एक उपधातु है। क्या है, ये उपधातु है। और उपधातु एक रासायनिक तत्व होता है जिसका गुणधर्म विशिष्ट धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती होता है। उपधातुओं के अन्य एग्जाम्पल जैसे हो जाएंगे सिलिकॉन, आर्सेनिक, बाकी आपके 7 इनकी संख्या होती है, इनको नोट डाउन जरूर कर लेना।
अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मीन्स यहाँ पे सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो एक एक ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए है कि अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमें यहाँ पे मिल गया पहले ही, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं, और अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो यही पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना जाके। और अगला पॉइंट हो जाएगा कि अधातुओं का घनत्व प्रायः कम होता है और अधातु तत्व में कोई चमक नहीं पाई जाती है। यह ताप यानी ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु का गुण एक भंगुर होता है। इस तत्व के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं और अधातुओं में ध्वनि नहीं होती है। अधातु सामान्यतः ताप पर तरल अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। और अधातुएं जैसे हो जाएंगी, फ्लोरीन का उपयोग जीवाणुओं को खत्म करने के लिए किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं है। और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी के काम में किया जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग जो आरओ का पानी पीते हैं उसमें आपका क्लोरीन की मात्रा कुछ मिलाई जाती है जो जीवाणुओं को नष्ट करती है। तो इसीलिए कुछ उसका पानी आपको अलग का स्वाद लगेगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है। तो कौन सी नहीं है? यहाँ पे उपधातु जैसे होती है सिलिकॉन, ये भी होती है, आर्सेनिक ये भी होती है, एंटीमनी ये भी होती है, लेकिन आपकी सेलेनियम ये आपकी उपधातु नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में सेलेनियम ये आपकी उपधातु नहीं होती है। वहीं आपकी सेलेनियम ये Fe का परमाणु क्रमांक होता है 24। वर्गीकरण ये अधातु के रूप में किया जाता है। सेलेनियम की खोज 1817 में वर्जिलियस के द्वारा की गई थी। सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक ये आपकी उपधातु हैं। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं उपधातु। तो वो 7 जो उपधातुएं थी उन्हें आप नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ये आपकी होती है सिलिकॉन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो सिलिकॉन अर्थात SI आपकी धातु नहीं है। यह कार्बन परिवार में एक उपधातु रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के समूह 14 के अंतर्गत आता है और यह पृथ्वी में ऊपरी परत या पपड़ी पर 27.7% इसका हिस्सा बनता है और यह पृथ्वी के क्रस्ट में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। जबकि आपका लेड ये PV सीसा होता है और वहीं आपका Ga ये होता है गैलियम और ASC ये होता है स्कैंडियम। एक प्रकार की आपकी धातुएं होती हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। तो निम्न में से कौन सा दिए गए आकथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे बताना आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं और धनावेशित आयन बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इनके आपके ये प्रतीक होते हैं और इनके रासायनिक नाम हम लोगों ने बता दिए। तो ये आपको नोट डाउन कर लेनी है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो ये कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपकी धातुएं जिनकी प्रकृति आपकी होती है विद्युत धनात्मक होती है। तो यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आपको यही नोट डाउन कर लेना है। और धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है जबकि अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और वे तत्व जिनमें धातु या अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं उपधातु। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। तो ये आपकी होती हैं उपधातुएं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। ये होता है तन्यता रूप। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है वह धातु के उस गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा सोना, इसे हम लोग लिखते हैं AU से। यह सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है। तभी आप देख सकते हैं कि आपके सोने के जो भी आपके प्रोडक्ट बनते हैं, मीन्स जो भी आपकी वस्तुएं बनती हैं वो आपकी बहुत ही बारीकियों से उनको बनाया जाता है। तो इसीलिए क्योंकि वह तार के रूप में आसानी से बन जाता है, खिंच जाता है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। तो ये होती हैं आपकी धातुएं। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, तो रेलवे के द्वारा ये आपका रिपीट क्वेश्चन किया हुआ है।
तो ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन के अतिरिक्त हो जाएंगे, कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं धातुएं। और धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ध और तन्य होती हैं। और धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। जैसे आपकी हो जाएगी चांदी, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये एकमात्र ऐसी है कि जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक होती है। तो सबसे ज़्यादा सुचालक ये आपका पूछा भी जाता है कि ये होती है आपकी चांदी। और प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं क्योंकि यह धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनात्मक धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये आपके हो जाएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो ये होता है आपका वक्र। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसे परमाणविक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया था, और इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ वक्र होता है। तो ये हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका हो जाएगा कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है। तो उनका ये गुण होता है आघात वर्धनीयता। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता कहते हैं। और धातुओं के इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है। जैसे आपका हो जाएगा चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल और सोना, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इनको आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं तन्यता। तार के रूप में हम लोग बनाएं तो इसे कहते हैं तन्यता। ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, उन्हें तो हम लोग धातुएं कहते हैं। और धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग कहते हैं तन्यता। जैसे आपका सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आप ये फैक्ट देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये सोना होता है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित की जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो चादर के रूप में हम लोग जो परिवर्तित करते हैं, इसे कहते हैं हम लोग आघात वर्धनीयता। और जब हम लोग तार के रूप में परिवर्तित करते हैं, इसे कहते हैं हम लोग तन्यता। तो ये 2 फैक्ट आपको वन लाइनर में याद रखने हैं। तो क्वेश्चन आपके यहाँ से आरआरबी जेईई में भी 2019 में क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो धातु की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को ही हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिनको आप वन लाइनर में नोट डाउन जरूर कर लिया करें। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है। तो यहाँ पे आपको गलत कथन का चयन करना है। तो ये हो जाएगा कि वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो धातुएं हमेशा विद्युत की धनात्मक होती हैं। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में किसमें विद्यमान होती हैं। तो ये होती हैं आपकी मुक्त स्थिति में। ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी धातु वास्तविक अवस्था में तभी रहेगी जब वह मुक्त रूप में विद्यमान हो। जैसे आपका हो जाएगा कि 24 कैरेट का सोना वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में रहता है। तो सबसे पूछा जाता है आपका एग्जामिनर वन लाइनर पूछता है कि सोने का सबसे शुद्धतम रूप ये होता है। तो ये होता है आपका 24 कैरेट का। तो ये आपको वन लाइनर में नोट डाउन कर लेना। सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा कि शुद्ध एल्यूमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक सहयोग नहीं करता, अतः यह वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में रहता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही है जो हमें आगे मोटिवेट रखता है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।